This is Shubham Podar, your mathematics teacher from Chandra Public School, Mau. This is class 10th mathematics and today we will talk about 3D geometrical shapes. आज हम लोग नए चैप्टर पर शुरू कर रहे हैं. मुझे एक बार मैसेज करके बता दीजिएगा कि ऑडियो और विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर है या नहीं. ओके सो फटाफट से ये रिकैप है एकदम पूरी तरह से. क्लास 9th में आप लोगों ने ये सब बहुत अच्छे से पढ़ा है. बस एक बार फटाफट से बातें कर लेते हैं. कौन कौन क्या क्या था, किसकी क्या क्या स्पेशलिटीज़ थी. क्यूब, इफ़ यू टॉक अबाउट अ क्यूब देन क्यूब इज़ अ 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर जो कि एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है उसका 3D रिप्रेजेंटेशन क्यूब होता है. इट हैज़ 8 vertices, 12 edges. Edges means sides, okay, and 6 faces. And 6 faces. और क्या क्या होता है इसमें? एक होता है फेस डायगोनल. फेस डायगोनल की लेंथ होती है साइड अंडर रूट 2. एक होता है बॉडी डायगोनल. बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है साइड अंडर रूट 3. अच्छा, गुड मॉर्निंग आकाश, अभिषेक, गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज मैंने सबको इंडिविजुअल गुड मॉर्निंग नहीं बोला है. द रीज़न कि मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें फटाफट से थोड़ी, है ना, 4-5 ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं तो मैं थोड़ा चाहता हूँ कि आज ही के दिन ये पूरी रिकैप क्लास हम लोगों की कंप्लीट हो जाए. सो मुझे बताइए फेस डायगोनल क्या होता है. स्क्वायर की जो फ्रंट फेस है यार, यू नो, राइटवर्ड फेस है या लेफ्टवर्ड फेस है या अपवर्ड, डाउनवर्ड या बैकवर्ड फेस है. 6 फेसेस होते हैं स्क्वायर में. I do not have any square object here. I mean, you properly understand square, okay? आप अच्छे से समझते हैं स्क्वायर क्या होता है. इसमें 6 फेसेस होती हैं. और अगर मैं फ्रंट फेस की बात करूं, अगर मैं एक फ्रंट फेस की बात करूं तो फ्रंट फेस जो है उसमें 2 फेस डायगोनल होंगे. सिर्फ फ्रंट फेस की अगर मैं बात करूं, किसी भी एक फेस की, सारे फेस तो आइडेंटिकल ही होंगे, उसमें 2 डायगोनल होते हैं और इनको हम फेस डायगोनल कहते हैं. तो फेस डायगोनल की लेंथ क्या होती है? साइड, क्यूब की साइड इंटू अंडर रूट 2. और बॉडी डायगोनल एक होता है और बॉडी डायगोनल की साइड लेंथ होती है साइड इंटू अंडर रूट 3. आगे यूनिट लिख लीजिए, ये बेटर रहेगा. बॉडी डायगोनल कितने होते हैं क्यूब में? हाउ मेनी बॉडी डायगोनल्स आर देयर इन अ क्यूब? हाउ मेनी बॉडी डायगोनल्स आर देयर इन अ क्यूब? बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल. How many body diagonals are there in a cube? बारह. 12 कहाँ से हो जाएंगे? नैन्सी कह रही हैं 4, सत्यम कह रहे हैं 2, नेहा, अमृता 4. अच्छा, अभी 4 बॉडी डायगोनल होंगे. अगर मैं किसी रूम में हूं तो इधर वाले कॉर्नर से इस कॉर्नर को ज्वाइन करेंगे. अपने हाथ ऐसे कर लीजिए और एक कमरे में घूम लीजिए. एक बार ऐसे करके और एक बार ऐसे करके.
अपने हाथों को ऐसे कर लो, एक ऊपर और एक नीचे, और अपने कमरे में घूम लो, जहां जहां कोने कोने मिल जाएंगे, जहां आपके हाथ जो है वो कॉर्नर्स को मैच करेंगे, वो बॉडी डायगोनल हो जाएगा। एक बार ऐसे करके मैच करना, एक बार ऐसे करके मैच करना, ठीक है। ठीक है, 4 बॉडी डायगोनल्स मिलेंगे, ठीक है। मतलब ऐसे करके मैच करेंगे तब भी 1 2 3 और 4 बॉडी डायगोनल मिल जाएंगे, या ऐसे करके मैच करोगे तब भी 4 मिल जाएंगे। सो देयर विल बी 4 बॉडी डायगोनल्स, चारों की लेंथ इक्वल होती है, और उसे हम, उसकी लेंथ इतनी होती है जो क्यूब की साइड है उसका √3 टाइम्स। ये सब प्रूफ भी किया जा सकता है बहुत सिंपली। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं किसी भी 3D शेप में, ध्यान दीजिए जरा मेरी बात को, कोई 0 डायमेंशनल फिगर का नाम बताइए, एनी 0 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप, पॉइंट। सर्कल। सर्कल। सत्यम का आंसर अच्छा लगा मुझे। पॉइंट इज अ 0 डायमेंशनल शेप। 0 डायमेंशनल शेप क्यों? डायमेंशन का मतलब हम कितनी डायरेक्शन में उसको मेजर कर सकते हैं। डायमेंशन का मतलब होता है हम कितनी डायरेक्शन में उसको मेजर कर सकते हैं, हम कितनी डायमेंशन में उसे विजुलाइज कर सकते हैं। पॉइंट को ना तो आप लेफ्ट राइट आइडेंटिफाई कर सकते हो, ना अपवर्ड डाउनवर्ड, ना फॉरवर्ड बैकवर्ड, किसी भी तरीके से। पॉइंट इज अ पॉइंट, पॉइट की ना तो कोई लेंथ होती है, ना कोई ब्रेड्थ होती है, ना कोई हाइट होती है। दैट इज अ डायमेंशनलेस ज्योमेट्रिकल फिगर। 1 डायमेंशन की शेप कौन कौन सी होती है? 1 डायमेंशनल शेप कौन कौन सी होती हैं? बिल्कुल, रे, लाइन सेगमेंट्स, ये सब 1 डायमेंशनल शेप है, क्योंकि इसको आप एक ही डायमेंशन में मेजर करते हो। ध्यान से मेरी बात सुनिए, 1 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप की सिर्फ लेंथ होती है जिसे मेजर किया जा सकता है। 1 डायमेंशनल शेप में मेजरेबल चीज, मापी जा सकने वाली चीज सिर्फ लेंथ होती है। नेक्स्ट, 2 डायमेंशनल शेप कौन कौन सी होती है? 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप कौन कौन सी होती है? बिल्कुल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेट, ये सब 2 डायमेंशनल शेप है। 2 डायमेंशनल शेप में, ध्यान से मेरी बात सुनिए, 2 डायमेंशनल शेप में मेजर की जा सकने वाली चीजें, मापी जा सकने वाली चीजें कौन कौन सी होती हैं? पेरीमीटर, जिसको हम बाउंड्री लेंथ कहते हैं, एरिया, 2 डायमेंशनल प्लेन में वो कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, ये 2 चीजें होती है, पेरीमीटर और एरिया। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर। और इसमें मापी जा सकने वाली मेजरेबल चीजें कौन कौन सी हैं? इसमें मेजरेबल चीज कौन कौन सी है? पूरे सरफेस का एरिया, पूरे सरफेस का एरिया, ठीक है। 3 चीजें होती हैं इसमें, आप लोग पढ़े हैं एक्चुअली ये सब, मैं ज्यादा। एक लेटरल सरफेस एरिया होता है। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब, अगर आपको इस ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर रख दिया जाए तो आपके चारों ओर का एरिया, ऊपर नीचे नहीं देखना है, अगर आपको इस ज्योमेट्रिकल शेप के, अगर आपको एक क्यूबॉइडल रूम में या क्यूबिकल रूम में रख दिया जाए, आपको एक सिलेंड्रिकल रूम में रख दिया जाए, आपको एक कोनिकल रूम में रख दिया जाए, तो आपको ऊपर और नीचे नहीं देखना है, अपने चारों ओर का एरिया, जहां आपकी नजरें ऐसे जहां जहां नजरें जा रही है, ये चारों ओर वाला एरिया, इसे लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। लेटरल सरफेस एरिया, आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। एक होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में हम लेटरल वाला तो काउंट करते ही हैं, अपने चारों ओर वाला एरिया तो काउंट करते ही हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला एरिया भी काउंट करते हैं। मतलब अगर किसी रूम में बात करें तो रूम की चारों वॉल्स का एरिया, द एरिया ऑफ ऑल द 4 वॉल्स, उसे हम लेटरल सरफेस एरिया कहेंगे। और अगर उन चारों वॉल्स के एरिया में मैं रूफ का और फ्लोर का, ये दोनों एरिया भी ऐड कर दूं, तो उसे हम टोटल सरफेस एरिया कहेंगे। ओके। और एक तीसरी टर्मिनोलॉजी आती है इसमें, वॉल्यूम की। व्हाट डू वी मीन बाय अ वॉल्यूम? वॉल्यूम एक ऐसी मेजरेबल चीज है जो किसी भी 3D शेप के अंदर कैपेसिटी कितनी है चीज़ों को ऑक्यूपाई करने की, कितनी चीज़ें क्या कितने अमाउंट में वो चीज़ें ऑक्यूपाई कर सकता है, ये बताती है। जैसे रूम में कितनी एयर हो सकती है ना,
या वॉल्यूम वाइज कितना स्पेस कितनी जगह है उस रूम के अंदर, रूम के मतलब रूम की वॉल्स पर या रूम की छत पर नहीं। अगर पूछा जाए कि छत पर कितनी जगह है तो वो तो सरफेस एरिया हो गया। अगर आपसे पूछा जाए जमीन पर कितनी जगह है तो वो जमीन का एरिया हो गया। अगर आपसे पूछा जाए वॉल्स पर कितनी जगह है तो वो लेटरल सरफेस एरिया हो गया। लेकिन अगर पूछा जाए रूम में कितनी जगह है तो वो टोटल स्पेस की बात कर रहा है, और इसे हम वॉल्यूम कहते हैं। ये तीनों बातें बहुत अच्छे समझ में आनी चाहिए। कौन 3D शेप में हम लोग कौन कौन सी चीज़ें मेजर करते हैं? गुड मॉर्निंग। 3D शेप में हम लोग कौन कौन सी चीज़ें मेजर करते हैं? हम लोग मेजर करते हैं लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, तो मैं ज़रा फटाफट से इन सब बातों को लिख दूँ यहाँ पे। लेटरल सरफेस एरिया मतलब इसकी चारों वॉल्स का एरिया। हर वॉल एक स्क्वायर है। एवरी वॉल ऑफ अ क्यूब इज अ स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। इस वॉल का एरिया साइड इंटू साइड, इस वॉल का एरिया साइड इंटू साइड, ये राइटवर्ड वाली वॉल का एरिया साइड इंटू साइड, बैकवर्ड वाली वॉल का एरिया साइड इंटू साइड। तो साइड इंटू साइड कितनी बार? 4 बार। 4 इंटू साइड स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया में छत और जमीन के भी एरिया को अगर हम ऐड कर देंगे यानी कि 6 टाइम्स, अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर उनसे फॉर्मूले नहीं याद होते सिलेंडर के, क्यूब के, कोन, और स्पेशली कोन सिलेंडर और स्फेयर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लर्न करने में। ठीक है, बट अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बैठा करके लर्न करेंगे, सिर्फ रट्टा मारोगे तो वाकई कन्फ्यूजन होगा। अगर आप थोड़ा सा समझ करके लर्न करोगे, ये सारे पॉइंट्स आपके लिखे हुए होने चाहिए। ठीक है, इतना आपको एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए क्यूब के बारे में। 6 स्क्वायर, वेरी गुड। फटाफट से नोट कर लीजिए और नोट करके मुझे बताइए। है ना, वर्टिसेस मतलब कॉर्नर, एजेस मतलब साइड्स। The board is not clearly visible. यार इसमें किसी को भी कुछ भी पूछना, ये नहीं कि अब ये 9th का है सर बताएंगे नहीं। अगर कुछ है ऐसा तो पूछ लो। अगर वाकई नहीं बताऊंगा तो आपको पर्सनली बता दूंगा, फ़ोन पे बता दूंगा, लेकिन पूछ लो। है ना? ये सब याद रखना चाहिए हमें। कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जाता है। क्यूब पे बड़े अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। परसेंटेज इन्वॉल्व करके भी क्वेश्चन बनाया जाता है। आपको साइड दे देगा और इनमें से फेस डायगोनल पूछ लेगा, बॉडी डायगोनल। देखिए साइड अगर मालूम है हमें, क्यूब पूरी तरह से किस पे सेंट्रलाइज्ड है। अगर मुझको क्यूब की साइड मिल जाती है, अगर मुझे क्यूब की साइड लेंथ मिल जाती है, तो मैं फेस डायगोनल बता सकता हूँ, बॉडी डायगोनल बता सकता हूँ, लेटरल सरफेस एरिया बता सकता हूँ, टोटल सरफेस एरिया बता सकता हूँ, वॉल्यूम बता सकता हूँ। मतलब क्यूब हर तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपनी साइड पर डिपेंडेंट है। अगर हमको साइड मिल जाए, इसकी कोई भी एक साइड मिल जाए, चूंकि सारी साइड्स बराबर होती हैं, कोई भी एक साइड मिल गई तो गेम ओवर इसका। तो जनरली होता क्या है कि क्वेश्चन में कभी भी साइड को डायरेक्टली दिया नहीं जाता है। कभी कह देगा फेस डायगोनल दे देगा और आपसे कहेगा वॉल्यूम बताओ, कभी बॉडी डायगोनल दे देगा, कहेगा टोटल सरफेस एरिया बताओ, कभी टोटल सरफेस एरिया दे देगा, कहेगा वॉल्यूम बताओ, कभी लेटरल सरफेस एरिया दे देगा, कहेगा टोटल सरफेस एरिया बताओ। मतलब इस तरीके से क्वेश्चंस रोटेट किए जाते हैं। कभी सीधे सीधे क्यूब की साइड नहीं दी जाएगी। ठीक है, छोटे छोटे सवाल बनते हैं बड़े अच्छे। कभी कभी परसेंटेज इन्वॉल्व कर देता है। ठीक है, कि अगर हम क्यूब की साइड को 50% इंक्रीज कर दें तो उसके वॉल्यूम में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट आएगा, उसके टोटल सरफेस एरिया में कितने परसेंट का एरिया इंक्रीमेंट आएगा, उसके बॉडी डायगोनल में कितना इंक्रीमेंट आएगा। इस तरह के भी क्वेश्चंस बनते हैं। खैर, ये सब आप लोगों ने डील किया है 9th में, एंड आई एम श्योर अबाउट इट कि हाँ आप लोगों को ठीक ठीक सा तो याद ही होगा कि ये सब क्या है। ठीक है, उसकी वजह ये कि हम सिर्फ 9th में नहीं पढ़ रहे हैं, हमने 3D शेप का इंट्रोडक्शन है ना 7th 8th में भी थोड़ा थोड़ा किया है।
सेकेंड वन इज क्यूबॉइड. सही तरीके से मुझे क्यूबॉइड पहले पढ़ाना चाहिए था, और चलो कोई बात नहीं. सो बिल्कुल लाइक क्यूब, इसके भी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है. बस इसके साथ एक इशू ये है कि ये रेक्टेंगल का 3D वर्जन होता है. क्यूबॉइड जो है वो 3D रिप्रेजेंटेशन है एक रेक्टेंगल का. ये लेंथ कुछ और होती है, इसे हम ब्रेथ कहते हैं, सॉरी इसे हम हाइट कहते हैं, और इसे हम कहते हैं. तो ये B है तो ये भी B हो जाएगा, ये L है तो ये भी L हो जाएगा, ये भी L होगा, ये भी L होगा. और ये जो 4 खंभे हैं, ये जो 4 पिलर्स हैं रूम के, ये है हमारी हाइट H. इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, ये सब H है. आई होप आपको एकदम अच्छे से विजुलाइज हो रही होगी चीजें. तो 8 वर्टिसेस, 12 edges, 8 faces. फेस डायगोनल मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि फेस डायगोनल अलग अलग फेस का अलग अलग होगा. अगर मैं फ्रंट फेस की बात करूं, एक मिनट. हाँ मेरी इंटरनेट स्पीड ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है सत्यम? आई थिंक विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर आ रही है. क्या कभी हम रियल में 2 डायमेंशनल फिगर ड्रॉ कर सकते हैं सर? नहीं. ब्लर आ रहा है यार, मेरे हिसाब से तो एकदम क्लीन है स्क्रीन. नॉट क्लियर. क्लियर है. विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर आ रही है. हाँ बिल्कुल ओके. थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है यार, तो मीटिंग लीव करके ज्वाइन कर लो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता. ओके. सो मैं बात कर रहा था फेस डायगोनल की. अगर हम फेस डायगोनल की बात करें तो जिस फेस को हम पहले कंसीडर कर रहे हैं, अगर हम फ्रंट फेस की बात करें तो फ्रंट फेस एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ L है और जिसकी ब्रेथ H है. ये इसकी चौड़ाई होगी अगर हम सिर्फ इस फ्रंट फेस रेक्टेंगल की बात करें तो इस फ्रंट फेस रेक्टेंगल का डायगोनल क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से? √L² प्लस H². √L² प्लस H². तो मैं फेस डायगोनल यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अलग अलग फेस डायगोनल का अलग अलग फेस का फेस डायगोनल जो है वो अलग अलग होगा. ठीक है. अगर आप फ्रंट वॉल की बात कर रहे हैं तो उसका फेस डायगोनल √L² प्लस H² होगा. अगर आप अपवर्ड फेस की बात कर रहे हैं तो उसका उसका फेस डायगोनल √L² प्लस B² होगा. अगर आप ये जो लेफ्ट वाली वॉल है इसके फेस डायगोनल की बात कर रहे हैं तो इसका फेस डायगोनल √B² प्लस H² होगा. तो मैं फेस डायगोनल नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो अलग अलग फेस का अलग अलग होगा. मैं लिख रहा हूँ बॉडी डायगोनल. एक लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम, है ना, वो लंबी से लंबी बड़ी से बड़ी रॉड जिसे एक रूम में रखा जा सकता है वो बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग रखा जाता है. आई होप आप इस बात को समझ रहे हो. और इसका फॉर्मूला होता है L² प्लस B² प्लस H². इनको आसानी से आप डिराइव भी कर सकते हैं, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से ही आता है. नाउ विल टॉक अबाउट लेटरल सरफेस एरिया. लेटरल सरफेस एरिया को हम बाद में LSA बुलाएंगे. टोटल सरफेस एरिया, इसको हम बाद में TSA बुलाएंगे. और वॉल्यूम तो वॉल्यूम है.
तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब हुआ सर बताइए, बताया तो मैंने अमन कि नहीं बना सकते हम 3D में, मतलब रियल में नहीं बना सकते 2D शेप्स को। सर 6 फेसेस होगा ना? अरे यार यहाँ 6 होगा भाई, सही कर लेना, सॉरी। क्या कभी हम रियल में 2 डायमेंशनल फिगर ड्रॉ कर सकते हैं? अमन सिंह बताया मैंने, रियल में नहीं बना सकते आप। रियल में का मतलब रियल वर्ल्ड में नहीं बना सकते आप। रियल वर्ल्ड में बनाने का मतलब क्या है? कहीं पर भी बनाओगे अगर शेप को तो वो प्लेन होगा। 2 डायमेंशनल फिगर्स, ज्योमेट्रिकल फिगर्स जहाँ भी ड्रॉ किए जा सकते हैं वो 2 डायमेंशन। अगर रियल वर्ल्ड में कोई भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, रियल वर्ल्ड में, दीवार पर नहीं, दीवार से बाहर, छत पर नहीं, छत से नीचे, ज़मीन पर नहीं, ज़मीन से ऊपर, अगर रियल वर्ल्ड में स्पेस में आप कोई भी चीज़ देख रहे हो, ठीक है, तो उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होती है। इसी तरीके से पॉइंट जो है, पॉइंट को हम प्लेन पर बना ज़रूर लेते हैं, पॉइंट को हम प्लेन पर बना सकते हैं, पॉइंट को हम 3D में ले लेते हैं, मगर पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है। पॉइंट की कोई डायमेंशन होती नहीं है। समझ आ रही है? कॉपी में तो बन ही जाएगा यार, कॉपी तो प्लेन फिगर हो गई ना। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ? चारों वॉल्स का एरिया। आप ध्यान दीजिए, जो फ्रंट वॉल है, जो फ्रंट वॉल है और जो बैकवर्ड वॉल है, आगे वाली दीवार और पीछे वाली दीवार है, वो आइडेंटिकल है। तो इसका एरिया L इंटू एच और पीछे वाली वॉल का भी एरिया L इंटू एच, तो 2 टाइम्स LH प्लस लेफ्ट वाली वॉल B इंटू एच, राइट वाली वॉल B इंटू एच, 2 टाइम्स B इंटू एच। यहाँ से आप H कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से आप H कॉमन ले सकते हैं, या मत कॉमन लो, आपके ऊपर है आप कैसे याद रखते हो, बट बुक्स में ऐसे लिखा रहता है। आप 2 और H कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं और H कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ L बचता है, 2 कॉमन आ गया, H भी कॉमन आ गया, तो यहाँ B बचेगा। बुक्स में ऐसे लिखा रहता है, मगर कोई मतलब नहीं है, आप कैसे भी याद रख सकते हो। द पॉइंट इज कि आपको लेटरल सरफेस एरिया का मतलब मालूम होना चाहिए, ना कि फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो अपनी जगह हो गया। लेटरल सरफेस एरिया में चारों वॉल्स का एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, ऊपर और नीचे वाली वॉल भी है, ये तो रहेगा ही, 2 है ना, 2LH प्लस 2BH, ये लेटरल सरफेस एरिया तो रहेगा ही। छत वाला और जमीन वाला भी एरिया ऐड कर देंगे, तो जमीन का एरिया L इंटू बी, छत का भी एरिया L इंटू बी, 2L इंटू बी। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ये, तो वो होता है L इंटू बी इंटू एच। अमन सिंह और सत्यम भारद्वाज, आप अपनी पर्सनल आर्ग्यूमेंट्स बंद रखिए। अगर किसी टॉपिक पर कॉन्फ्लिक्ट है तो हम लोग बातें कर सकते हैं। अगर ठीक है, हम लोग एक ग्रुप कॉल कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं, अमन एंड सत्यम। हाँ, अगर कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है किसी तरीके के डिस्कशन को लेकर के, तो हम एक कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं। चलो यहाँ फोकस करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। देखो, आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया, बस बात खत्म हो जानी चाहिए उसके बाद, है ना। चलो, और अगर बात शुरू होनी चाहिए तो बस मेरे से, आपकी कन्वर्सेशन डायरेक्ट मेरे से रहनी चाहिए। ओके, तो ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के बारे में ये सब कुछ हम लोगों ने लिख लिया है ओवरऑल, ठीक है। बॉडी डायगोनल इसमें 4 होंगे जैसे कि क्यूब में होते थे, और ये बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारा सिनेरियो बिल्कुल बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ठीक है। हम ये वॉल्यूम जो होता है ना, L इंटू बी इंटू एच, ये कैसे होता है, ठीक है। आप ये समझो ना कि नीचे एक रेक्टेंगुलर शीट रखी हुई है, नीचे ज़मीन में एक रेक्टेंगुलर शीट रखी हुई है, और वो बहुत पतली है, बहुत थिन, जितनी थिन आप अज्यूम कर सकें, जितनी थिन शीट अज्यूम कर सकें। और इसका एरिया, इस रेक्टेंगुलर शीट का एरिया
L इंटू बी है। अब आप ध्यान दीजिए, अगर मुझे पूरे क्यूबॉइडल रूम को ऐसे समझो, ऐसे समझो कि नीचे एक बहुत पतली लेयर वाटर की है, ऐसे समझिए कि नीचे एक बहुत पतली रेक्टेंगुलर लेयर वाटर की है। वॉल्यूम का मतलब इसमें पानी भर देना है हमें, वॉल्यूम का मतलब इसमें हमें पानी भर देना है, पूरा नीचे से लेकर के ऊपर तक जितना वाटर ऑक्यूपाई कर गया, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइडल रूम। अच्छा, तो नीचे हमने अज्यूम किया कि एक वाटर की पतली सी थिन सी लेयर है, तो उस वाटर लेयर का एरिया, उस रेक्टेंगुलर वाटर लेयर का एरिया L इंटू बी होगा। अब हम इसी रेक्टेंगुलर वाटर लेवल का सरफेस धीरे 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 करके ऊपर उठा रहे हैं, पानी बढ़ रहा है रूम में धीरे 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 धीरे, और ये L इंटू बी, फिर इसके ऊपर 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 L इंटू बी, L इंटू बी, L इंटू बी, L इंटू बी, ये कितना, कितनी हाइट तक, H हाइट तक। तो L इंटू बी, L इंटू बी, L इंटू बी, L इंटू बी कितनी बार ऐड करना है, H बार ऐड करना है, एल बी प्लस एल बी प्लस एल बी प्लस एल बी कितनी बार ऐड करना है आपको, H टाइम्स ऐड करना है। तो इसीलिए एल बी एच, एच से मल्टीप्लाई हो जाता है, एंड दिस इज वाई दिस इज द वॉल्यूम ऑफ। तो आप अगर थोड़ा लॉजिक लगा करके समझोगे बातों को, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, आगे जा करके वॉल्यूम वगैरह निकालने का एक तरीका बताया जाता है, डबल इंटीग्रेशन, हायर एजुकेशन में आप जाएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है वो सब पढ़ना। मैथमेटिक्स बहुत अगर अगर समझ में आती चली जाए ना, तो ऐसी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो बिल्कुल बाकी दुनिया की समझ से परे होती हैं। सो आप, अगर आपने ये सब नोट कर लिया हो तो मुझे बताएं, अगर आपने ये सब नोट कर लिया हो तो मुझे बताएं। ओके, तो नेक्स्ट शेप है हमारी, नेक्स्ट शेप है सिलेंडर। तो 10th में ना, 9th मतलब हमारे सीबीएसई सिलेबस में राइट सर्कुलर सिलेंडर है। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब ऐसा सिलेंडर जिसका बेस सर्कुलर हो और जिसकी हाइट परपेंडिकुलर हो ग्राउंड के बेस के। मतलब एक तो देखो, एक सिलेंडर तो ऐसा भी होगा, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इंक्लाइंड सिलेंडर है ये, राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है। सर्कुलर सिलेंडर तो है लेकिन ये राइट नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो इसकी हाइट है ये 90 डिग्री पर नहीं है। एक ये भी सिलेंडर होगा, कुछ भी अटपटा सा बना लेते हैं, देखो आई मीन ये भी एक सिलेंड्रिकल शेप है, लेकिन ये ये सर्कुलर नहीं है। तो ये सब टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें, ये सारे ऑब्जेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें क्या पढ़ना है? राइट सर्कुलर सिलेंडर। हमें क्या पढ़ना है? राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका बेस सर्कुलर हो और जिसकी हाइट बेस के एकदम परपेंडिकुलर हो। ये हो गई हाइट। तो मैं ज़रा फटाफट से बात करूं इसके बारे में। इसके बेस जो है चूंकि सर्कुलर है, तो उस सर्कल की एक रेडियस होगी, उस रेडियस को हम आर से डिनोट कर रहे हैं, और ये एच भी कहते हैं, सिलेंडर की लेंथ भी कहते हैं इसे। दिस इज कॉल्ड लेंथ एज वेल एज हाइट ऑफ द सिलेंडर। ओके ओके, मुझे कोई बताएगा इसमें कितने वर्टिसेस होंगे? मुझे कोई बताएगा इसमें कितने वर्टिसेस होंगे? हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर इन दिस सिलेंडर? 0। कितनी एजेस होंगी ये बता दीजिए। चलो बात खत्म। ओके 0 समझ गया मैं सबका आंसर, वेरी गुड। कितनी एजेस होंगी ये बता दीजिए। एजेस भी 0 बता रहे हैं सब। एजेस सत्यम भारद्वाज कह रहे हैं 4 एजेस होंगी। एजेस भी सब 0 बता रहे हैं। ऋतु कह रही है 2।
भाई ये बताओ एजेस बनती कैसे है? दो वर्टिसेस को ज्वाइन करने से एज बनती है ना, एज मतलब साइड, सॉरी एज मतलब साइड, और साइड जो है वो दो एजेस को ज्वाइन करने से बनती है। तो जब इसमें साइड जो है दो वर्टिसेस को ज्वाइन करने से बनती है, जब इसमें वर्टेक्स है ही नहीं तो साइड कहाँ से बनेगी भाई? इसमें कोई साइड नहीं है। ये जो किनारे वाला पार्ट अगर आप इसको साइड काउंट कर रहे हो तो ये तो कर्व्ड होता है। सिलेंडर तो आप देख ही रहे हैं मार्कर, ये तो कर्व्ड है, इसमें तो कहीं साइड है नहीं। कहाँ पर, कौन सी, किसको साइड कहेंगे हम? सब तो कर्व है, ऊपर सर्कल है नीचे सर्कल है, तो इसमें एजेस एक भी नहीं होंगी, साइड्स भी एक भी नहीं होंगी। मैं फटाफट से बात कर रहा हूँ लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम की। हाँ बाबा, जीरो सुन लिया तुमने, तुम्हारा हमने। लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की फटाफट। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब अगर आपको इस सिलेंड्रिकल रूम के अंदर रख दिया जाए तो आपके चारों ओर का एरिया है ना, आपके चारों ओर का एरिया। तो वो कैसे निकालते हैं, यहां ध्यान दो सभी लोग, एकदम यहां ध्यान दो, यहां देखो इसको। अगर आपको इस पॉइंट पर, ये पूरा भूल जाओ, ये पूरा हाइट भूल जाओ, अगर मैं आपको इस बेस के पॉइंट पर रख दूं यहां पर, तो आपके लिए चारों ओर का एरिया, एरिया हम नहीं कह सकते क्योंकि वो, अगर मैं आपको एक सर्कल के सेंटर पर रख दूं तो आपको चारों ओर जो दिखाई देगा वो बाउंड्री दिखाई देगी सर्कल की, एंड दैट बाउंड्री विल बी 2 पाई आर। दैट बाउंड्री लेंथ विल बी 2 पाई आर। अब आप समझिए यही 2 पाई आर बाउंड्री, यही 2 पाई आर बाउंड्री सर्कल की बिल्कुल थिन लेयर अज्यूम कीजिए, 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर, ये 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर, हमको किनारे का एरिया चाहिए सिर्फ, वॉल का, सिलेंड्रिकल वॉल का। तो 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर मिलकर के टोटल कितनी हाइट तक, एच हाइट तक। तो लेटरल सरफेस एरिया हो जाता है 2 पाई आर इंटू एच। बहुत सिंपल होता है याद करना, है ना, याद करना बहुत सिंपल होता है। इसको एक्चुअली रटेंगे ना तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, अगर एकदम रट ही गया है, अगर एकदम रट गया है तब फिर समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर रट चुके हैं आप तो फिर बेटर है, ठीक है, मतलब बेटर क्या है, बेटर कहना ठीक नहीं है यार, ठीक है रट लिए तो चलो अच्छी बात है कि रटा हुआ है, अगर आप समझे रहे तो ज़्यादा बेटर रहता है। टोटल सरफेस एरिया में हम ये किनारे वाला जो लेटरल सरफेस एरिया ये तो लेंगे ही, इसको तो लेंगे ही, ऊपर वाले सर्कल का एरिया छत का एरिया, और नीचे वाले सर्कल का एरिया जमीन का एरिया, ये भी पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। बहुत सिंपल होता है फॉर्मूला। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कितना पानी इसमें आएगा, तो नीचे वाले फेस पर, नीचे वाले सर्कल में पूरा कितना पानी भराएगा, पाई आर स्क्वायर। नीचे वाले सर्कल में कितना पानी भराएगा, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, कहां तक भरना है, एच। बहुत सिंपल है फॉर्मूलाज को लर्न करना, नोट कर लीजिए, कहीं किसी चीज़ में डाउट हो तो पूछ लीजिए। विजय राय एरिया इंटू एच, विजय बेस एरिया इंटू एच लिखेंगे, विजय राय बेस एरिया इंटू एच लिखेंगे, दैट विल बी मोर प्रिसाइज। ओके, एक कॉन्सेप्ट होता है प्रिज्म और पिरामिड का, एक कॉन्सेप्ट होता है प्रिज्म और पिरामिड का, वो कायदे से उसको पहले पढ़ाना चाहिए, बट वो 10th में नहीं बताया जाता, वो बहुत 7th 8th में ही पढ़ाया जाता है प्रिज्म और पिरामिड, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो कभी। बट ठीक है, हम लोग चूंकि हम लोग को पहले से सब पढ़े हुए हैं तो हम लोग ऐसे ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, आपकी मर्जी है। अगर आपको फॉर्मूलाज ये सब याद हैं, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप ना जानते हो, आपको बार बार बुक से फॉर्मूला देखने की ज़रूरत पड़ती हो, ठीक है, अगर आपको नीड है तब ये सब कॉपी पर नोट करो, अगर आपको नहीं नीड है छोड़ दो। ये तो मैंने बस इसलिए लिखवा रखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को फॉर्मूला याद नहीं होता है तो उन्हें बुक में ढूंढना पड़ता है, और एक बार रिकैप भी हो जाएगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा मेरी नज़र से आप वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया समझ लेंगे, थोड़ा मेरी नज़र से भी आप वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया समझ, एंड आई एम श्योर कि आपने वॉल्यूम को ये जो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर, इस तरह से शायद ना पढ़ा हो।
और पढ़ाओ तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। फोर्थ है राइट सर्कुलर कोन और इसकी शेप भी आप जानते हैं, जैसे एक बर्थडे कैप हो। ये बाकी ज्योमेट्री से डिफरेंट है। अब तक हम लोगों ने पढ़ा क्यूब, क्यूबॉइड और राइट सर्कुलर सिलेंडर। इन तीनों की एक खासियत क्या थी कि इसकी ज़मीन और इसकी छत बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट थी। आप क्यूब रिमाइंड कीजिए, क्यूब की ज़मीन और छत, बेस एरिया और जो रूफ एरिया है, टॉप एरिया है, वो बिल्कुल कॉन्ग्रु एकदम इक्वल है, एकदम आइडेंटिकल शेप्स हैं। इसी तरीके से क्यूबॉइड में भी और इसी तरीके से सिलेंडर में भी नीचे का सर्कल ऊपर का सर्कल, ऐसा भी नहीं कि नीचे सर्कल छोटा और ऊपर का सर्कल बड़ा हो, नहीं, जैसा जो शेप नीचे वाले बेस की है बिल्कुल वैसी आइडेंटिकल और साइज और शेप दोनों तरीके से कॉन्ग्रुएंट शेप ऊपर की भी रहती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें नीचे तक सर्कल है और ऊपर एक वर्टेक्स। तो मुझे फटाफट से बता दीजिए 90 डिग्री का होगा, ये आर लिख लेते हैं, इसको एच लिख लेते हैं कोण के लिए। मुझे फटाफट से बता दीजिए इसमें कितने वर्टेक्स होंगे और कितनी एजेस होंगी। हाउ मेनी वर्टेक्स एंड हाउ मेनी एजेस? वर्टेक्स एक बता रहे हैं सब, और साइड्स प्रांजल 0 बता रहे हैं, साइड्स को 0 बता रहे हैं प्रांजल। 1 एज बता रहे हैं मयंक। ऐसे 1 1 लिख रहे हो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा एज, कौन एज बता रहा है, कौन साइड बता रहा है। सत्यम कह रहे हैं 2। भाई सत्यम, अगर अभी भी आप 2 कह रहे हैं, अगर अब अभी भी कोई कह रहा है कि एक एज होगी इसमें, ठीक है, अगर अभी भी आप कह रहे हैं कि इसमें एक एज होगी, तो मेक श्योर कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुना करें। अभी मैंने सिलेंडर में बोला था कि 2 वर्टेक्स को ज्वाइन करने से एक एज बनती है, 2 वर्टेक्स को ज्वाइन करने से एक एज बनती है। इसमें दूसरा वर्टेक्स जब है ही नहीं तो एज कहाँ से आ जाएगी? देयर इज ओनली 1 वर्टेक्स एंड 0 एजेस। इसमें कोई भी साइड, आप एक बर्थडे कैप अज्यूम कीजिए, इसको जो आपके सर पर रखी हुई है टोपी, जो हम जनरली बर्थडे से पहनते हैं, और भी एग्जाम्पल्स हैं। आप मुझे बताइए इसमें कौन सी साइड है, किधर है साइड? सब तो कर्व्ड एरिया है। मैं इसमें फटाफट से बात करूंगा लेटरल सरफेस एरिया। अच्छा देखो, एक चीज मैं बताना भूल गया, सिलेंडर में और कोन में लेटरल सरफेस एरिया चूंकि कर्व्ड होता है, इसीलिए इसको CSA भी कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं। आपको मालूम है, मैं पिछली बार लिखना भूल गया था। टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो लेटरल सरफेस एरिया कोन का, इसे भी कुछ कहते हैं ना, L स्लैंट हाइट कहते हैं इसको, इसे स्लैंट हाइट कहते हैं, तिरछी ऊंचाई। ये तो परपेंडिकुलर हाइट है, ये तो जेन्युइन हाइट है कोन की, और इसे स्लैंट हाइट कहते हैं। ये जेन्युइन हाइट है और ये स्लैंट हाइट है। हिंदी में कहते हैं इसे तिरछी ऊंचाई, इसे कहते हैं ऊंचाई, इसे कहते हैं त्रिज्या, इसे कहते हैं तिरछी ऊंचाई। तो इन तीनों में एक रिलेशन भी बनेगा पाइथागोरस, क्योंकि 90 डिग्री है, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, देखने से हमें लगता है कि कोण में 3 डिटरमाइनिंग फैक्टर्स हैं, देखने से लगता है कि कोण में 3 डिटरमाइनिंग फैक्टर्स हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। कोण में 2 डिटरमाइनिंग फैक्टर होते हैं। इन तीनों में से मुझे कोई भी 2 मिल गया तो तीसरा मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लूंगा। इन तीनों में से मुझे कोई भी 2 मिल गए तो मैं तीसरा पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लूंगा, और अगर मुझको तीनों पता चल गए तो फिर कोण खत्म, फिर जो निकालना है वो हम निकाल लेंगे। लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, जो निकालना चाहे निकाल लेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया का इसके फॉर्मूला होता है पाई टाइम्स R इंटू L। टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया को तो लेंगे ही, जमीन के और छत के भी एरिया को लेंगे। छत तो हमारी एक पॉइंट है, पॉइंट का कोई एरिया होता नहीं है। जमीन सर्कल है, जमीन का एरिया है पाई R स्क्वायर। वॉल्यूम, वॉल्यूम देखिए, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है ना, ऐसे आप अज्यूम करो, ये तरीका नहीं है, ये बस याद करने के लिए मैं बता रहा हूं।
अगर सिलेंडर होता तो एक सिलेंडर में 3 कोण निकल जाते हैं। ऐसे बस याद करने के लिए मैं समझा रहा हूं। तो आप 1/3 कर दीजिए सिलेंडर के वॉल्यूम का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर के वॉल्यूम का, ये सिलेंडर के वॉल्यूम है, उसका 1/3 कर देंगे तो आपको कोन का वॉल्यूम मिल जाएगा। कोन एक पिरामिड होता है, कोन इज अ पिरामिड। इसको नोट कीजिए, कोन इज अ पिरामिड। वन बाई थ्री कहां से आया? ऐसा है ना कि एक, देखो यही होता है ना थोड़ा सा, पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू 1/3 वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता है। ये होता है एक्चुअली फॉर्मूला। एक पिरामिड का वॉल्यूम उसके करस्पॉन्डिंग प्रिज्म के वॉल्यूम का 1/3 होता है। समझ रहे हो? यहां देखो, ये सब सिलेबस में नहीं है यार आपके, ये सब सिलेबस में है नहीं। मान लीजिए ये रोम्बस है, स्क्वायर है, स्क्वायर है ये, ठीक है। मैं 3D मुझे बनाना है, इसलिए मैंने ऐसे थोड़ा सा बना रखा है। तो देखिए ये भी जो बनेगा ना, ये एक पिरामिड बनेगा, इसका बेस स्क्वायर हो, इसका बेस स्क्वायर हो, और हर कॉर्नर से यहाँ से एक रस्सी बांध दीजिए ऊपर, यहाँ से एक रस्सी बांध दीजिए ऊपर, यहाँ से एक रस्सी बांध दीजिए ऊपर, यहाँ से एक रस्सी बांध दीजिए ऊपर। तंबू, टेंट, जिसका बेस कैसा है, स्क्वायर शेप का। ये भी एक पिरामिड है। और अगर आपको इसका वॉल्यूम चाहिए तो इसके करस्पॉन्डिंग प्रिज्म कैसा बनेगा? इसके करस्पॉन्डिंग प्रिज्म कौन होगा? क्यूबॉइड। इतनी हाइट का, ऊपर भी स्क्वायर बना लो, यही स्क्वायर ऊपर बना लो, तो उसका प्रिज्म का जो वॉल्यूम होगा उसका 1/3 करने पर इसका वॉल्यूम आएगा। अब अगर इसमें भी पूछना है कि इसमें 1/3 कहां से आ रहा है, इसमें भी अगर आप जानना चाहते हैं तो ये आपको आगे पता चलेगा, आगे का मतलब हायर एजुकेशन में। कोन के करस्पॉन्डिंग प्रिज्म सिलेंडर होता है, कोन का करस्पॉन्डिंग प्रिज्म, ये एक पिरामिड है। पिरामिड में ना नीचे से सारी एजेस मिल करके ऊपर एक पॉइंट पे मिलती हैं। पिरामिड में सारी एजेस नीचे से उठ करके एक पॉइंट पर मिलती हैं, वो एक टेंट की तरह होता है। और फिर प्रिज्म में सारी एजेस ऊपर, प्रिज्म में नीचे का जो शेप होता है और जो छत की शेप होती है, ग्राउंड और छत की शेप जो होती है, वो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होती है। एकदम आसान है। क्यूब इज अ प्रिज्म, क्यूबॉइड इज अ प्रिज्म, सिलेंडर इज अ प्रिज्म, बट कोन इज अ पिरामिड, क्योंकि ऊपर एक पॉइंट है। सर आपने कहा कि सर्कल का 1/3 होता है, बट सर व्हाट इफ कोन और सर्कल का 1/3 होता है? नैन्सी जरा अपना माइक्रोफोन ऑन करना। हाँ, सर्कल का 1/3 मैं समझा नहीं, मैंने कब बोल दिया? हाँ बोलो जरा। सिलेंडर, अच्छा नीचे सिलेंडर का 1/3 होता है, बट सर व्हाट इफ कोन और सिलेंडर की हाइट सेम है तो? नहीं, हाइट से एक्चुअली मतलब नहीं है, हाइट सेम रखी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाइट तो एक्चुअली आप समझो इस बात को, ये एक सिलेंडर है और ये एक प्रिज्म है, क्योंकि इसकी जो ज़मीन है और इसकी जो छत है वो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है, आइडेंटिकल शेप। और इसमें ये जो बन रहा है ये कोन है अंदर वाला, और ये जो कोन है वो पिरामिड है। इस पिरामिड के करस्पॉन्डिंग ये प्रिज्म है, इस पिरामिड का करस्पॉन्डिंग प्रिज्म ये है। और पिरामिड का वॉल्यूम अपने करस्पॉन्डिंग प्रिज्म के वॉल्यूम का 1/3 होता है। पिरामिड का वॉल्यूम अपने करस्पॉन्डिंग प्रिज्म के वॉल्यूम का 1/3 होता है। इसीलिए कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। तो ये एक्चुअली सच्चाई नहीं, सच्चाई ये है कि पिरामिड जो पिरामिड है उसका वॉल्यूम अपने करस्पॉन्डिंग प्रिज्म के वॉल्यूम का 1/3 होता है।
ठीक है। और हाइट से कोई मतलब, देखो दोनों की हाइट सेम ही है, यहाँ पर हाइट से कोई लेना देना नहीं। हाँ भाई, किसी को और कुछ पूछना है? यार टाइम हो जाता है, पता नहीं। आप लोगों की नेक्स्ट क्लास कितने बजे से है? आप लोगों की नेक्स्ट क्लास कितने बजे से है? 10:15. 10:15 बजे से है ना? ओके ठीक है ठीक है, थोड़ी देर और हम पढ़ सकते हैं। स्फेयर पढ़ा लेने दो बस, लास्ट शेप है। देखिए इस चैप्टर में थ्योरी जैसा कुछ है नहीं, आप सारे स्टूडेंट्स एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और जो नहीं आएगा लगाएंगे। अभी हम लोग इसके आगे कोई चैप्टर, आप लोग रोज दो चार नहीं, मतलब 10-10 क्वेश्चन रोज सॉल्व करो, एग्जाम्पल के, एक्सरसाइज के 10-10 क्वेश्चन आप रोज सॉल्व कीजिए, और मुझसे अपने डाउट्स पूछते रहिए। हम लोग यही करेंगे, ठीक है। आने वाले टाइम में, आज 3 अक्टूबर है, 10 तारीख तक आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। देखो मैं बता दूं, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें 50 क्वेश्चंस होने चाहिए। 50 क्वेश्चंस MCQ पेपर है आपका, और ऑनलाइन होने वाला है आपका पेपर, मिड टर्म एग्जामिनेशन। ओके, मिड टर्म एग्जामिनेशन आपका 50 क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, ऑनलाइन हो सकता है, और ऑब्जेक्टिव पेपर हो सकता है। क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा कम भी हो सकते हैं, ठीक है, वो तो स्कूल अथॉरिटी पर डिपेंड करता है, वो स्कूल अथॉरिटी पर डिपेंड करता है। टीचर से 50 क्वेश्चंस बनाने के लिए कहे गए हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट शेप है हमारी, वो स्फेयर है। स्फेयर में कभी भी बोर्ड पर बना नहीं सकता, क्योंकि एक 3D शेप होती है, और 3D शेप, ठीक है, स्फेयर में, स्फेयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वही इसका टोटल सरफेस एरिया भी होता है। स्फेयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वही इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग अलग नहीं होता। और ये आप विजुलाइज करेंगे, थोड़ा सोचेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कहूँ या टोटल सरफेस एरिया कहूँ, एक ही बात है। और ये कितना होता है? 4πr²। इसका वॉल्यूम कितना होता है? 4/3πr³। ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ भी है, पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, बस मैं एक रिकैप करा रहा हूँ। ओके, हॉलो सिलेंडर, स्फेरिकल शेल ये सब जब आएगी तब हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ये कोई इंडिविजुअल शेप नहीं होती है। हॉलो सिलेंडर इज नॉट एन अ फंडामेंटल 3D शेप, वो तो बनाई गई है। हम एक सिलेंडर को जब हॉलो शेप देते हैं, जब उसे हम खोखला बना देते हैं, तब हम उसे हॉलो सिलेंडर इज नॉट इज नॉट अ फंडामेंटल 3D शेप। फंडामेंटल 3D शेप कौन कौन से? क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, ये सब फंडामेंटल 3D शेप है। एक और 3D शेप थी आपके सिलेबस में, उसका नाम है फ्रस्टम। एक और 3D शेप थी आपके सिलेबस में, उसका नाम है फ्रस्टम, लेकिन उसे इस साल सिलेबस से हटा दिया गया। और ये वाकई थोड़ा हेक्टिक होता है। उसे हेक्टिक का मतलब सिमिलर ट्रायंगल यूज़ होता है, कि आपके लिए वाकई खुशी की बात है कि फ्रस्टम वाला टॉपिक हमारे सिलेबस से हट गया। तो फ्रस्टम वाले क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व करेंगे, आराम से क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फेयर और कोन के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 10th में हम लोगों को मिक्सिंग दी गई है शेप्स की, मतलब एक क्यूब देगा, क्यूब के ऊपर एक स्फेयर रख देगा, कोन रख देगा, सिलेंडर रख देगा, अलग अलग नए नए शेप्स बनाए जाएंगे। इन शेप्स को कंबाइन करके, ये क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर को कंबाइन करके नए नए शेप्स बनाए जाएंगे। उनका वॉल्यूम पूछेगा, लेटर सरफेस एरिया पूछेगा। मज़ा आता है इस चैप्टर को सॉल्व करने में। अंडरस्टैंडिंग से अगर आप समझ कर करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे और कल हम लोग इसके डाउट्स लेंगे। ओके, आज की क्लास में इतना ही। दिस इज शुभम पोद्दार साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास। बाय बाय सर। 15 के बाद स्कूल खुल रहा है क्या? अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट मे बी